गुड इवनिंग। आज हम लोग करेंगे मेन वर्ब के पार्ट 2। मेन वर्ब के बारे में और रूल समझेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कंफ्यूजिंग वर्ब का कंसेप्ट पढ़ा था हम लोगों ने। कल क्या पढ़ा था? एक कंसेप्ट पढ़ा था, कंसेप्ट कंफ्यूजिंग वर्ब का, और एक कंसेप्ट पढ़ा था जिसमें V1 V2 V3 दोनों सेम होती है। हाँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा लेक्चर। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं, वर्ब की फॉर्म की पहचान की बात करते हैं। किस तरीके से वर्ब की फॉर्म को पहचानेंगे, क्या क्या हो सकती है। कुछ यहाँ पे वर्ब्स हैं जिनके बारे में लिखा है। बिलो, बिलो यानी भरना, हवा भरना। बिलो माने भी हवा भरना, ब्लोन। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हवा का बहना। यहाँ पे हवा का बहना। फिर है स्ले, स्लू और स्लेन। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये बहुत जल्दी किसी को ज़्यादा याद नहीं होती, तो ये याद करनी होती है। ये इंपॉर्टेंट वर्ब्स है जो आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है, एसएससी के एग्जामिनेशन में। कौन कौन सी? स्ले, स्लू, स्लेन। इसका मीनिंग होता है किसी धारदार हथियार से काटना। किसी धारदार हथियार से काटना, इस सेंस में जाती है स्लेन। फ्लाई माने उड़ना, फ्लू माने उड़ना। फ्लोन माने उड़ना या उड़ाना, दोनों सेंस हो सकते हैं। फ्लो माने पानी का बहना, बहाव। फ्लोट माने बहना, फ्लोट माने बहना। आगे जाते हैं। अब आपको बता रहे हैं क्या सही है क्या गलत। जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि जो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है वो ईडी लगा के बना दो। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ब्लो की फॉर्म ब्लोड बना देंगे, ब्लोड बना देंगे। ऐसे इसकी बना देंगे स्लो की स्लेट बना देंगे। देखिए ऐसा नहीं होता। स्लो की स्लीव है, स्लीव है स्लेन है। फ्लाई की फ्लाइंग मतलब फ्लू, फ्लॉन। ठीक, तो ऐसे वर्ड्स नहीं बनाते हैं। ये आपके सही रूप हैं वर्ब्स के कि आपको कैसे यूज करने हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। यहाँ लिखा है विंड ब्लोड हर कैप 2 meters अवे while she was driving। क्या बना? विंड ब्लोड हर कैप 2 meter अवे while she was driving। फर्स्ट एग्जाम्पल में सवाल ये है कि गलती कहाँ है। मैं ऐसे स्लैश लगा देता हूँ, फिर बताइए गलती कहाँ है। यहाँ पे नो एरर। गलती तो वही बता देगा कहाँ है, पर क्यों है गलती कहाँ है? ब्लोड में। ब्लोड में क्यों गलती है? क्योंकि ऐसी वर्ब की कोई फॉर्म होती नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा? ब्लो की क्या थी फॉर्म? सेकंड, ब्लू। तो यहाँ पे विंड ब्लो हर कैप 2 meters अवे while she was driving। द बचर स्लेड द लिटिल लैम्प मर्सीलेसली। द बचर स्लेड द लिटिल लैम्प मर्सीलेसली। स्लेड का क्या होगा? यहाँ पे क्या स्लेड आएगा? स्लेड की क्या थी सेकंड फॉर्म? स्लू, है ना। वाटर फ्लू अंडर द ब्रिज साइलेंटली। क्या हमने पढ़ी थी ऐसी कोई वर्ब? क्या फ्लो की सेकंड फॉर्म फ्लू थी? नहीं, क्या थी? फ्लोड थी। तो बहुत डिफरेंस है। हमें वर्ब्स को याद होना चाहिए। कई वर्ड्स ऐसी है, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा वर्ब की, जिसमें वो वर्ड्स होंगी जो एग्जामिनेशन के हिसाब से सही है, उन्हें पढ़ाएंगे। और अगर आपने ये वर्ड्स नहीं पढ़ी है तो पढ़िए, और पढ़ी हुई है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ, तो आप उसको देख लीजिएगा टेलीग्राम पर। फिर आई हैव रिटन अ लेटर टू द टू द पुलिस इंस्पेक्टर। अब इसमें क्या कंसेप्ट बताओ। इसमें देखो, सबसे पहले तो आई क्या है? सब्जेक्ट है। हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। रिटन क्या है? मेन वर्ब है। लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। टू क्या है? प्रपोजिशन है। और पुलिस इंस्पेक्टर क्या है? प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इसमें कुछ भी मतलब है नहीं, कुछ ऐसा नॉर्मल नहीं है। पर ये कंपाउंड नाउन है। कैसा नाउन है? कंपाउंड नाउन यानी मिश्रित नाउन। अभी इसके बारे में समझेंगे। कंपाउंड नाउन मिश्रित नाउन होता है जो कॉमन और प्रॉपर दोनों से मिलकर बनता है, ठीक है, उसे बोलते हैं कंपाउंड नाउन। You should read these written instructions
सॉरी, यू शुड रीड दिस रिटन इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। यहाँ पे यू क्या है, यू सब्जेक्ट है, शुड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है यानी मोडाल है, रीड क्या है, मेन वर्ब है कि नहीं, ये क्या है, एडजेक्टिव है, दीज कौन सा एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिटन क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। हम ये सब पढ़ेंगे, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जब एडवांस में पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली होगा, पर अभी के लिए इतना ही रखो कि पास्ट पार्टिसिपल है, ऑब्जेक्ट है, और ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर। शुरुआत में बताया था, बेसिक से बताया था कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होते हैं, एडवर्ब के टाइप है, तो केयरफुली। अब इसमें क्या है, एक तो हमें एग्जांपल के थ्रू क्या समझना है कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है यानी कि रिटन, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है ना रिटन, तो वो दो काम कर सकती है। क्या क्या काम कर सकती है रिटन, रिटन मतलब वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो दो काम कर सकती है। एक काम तो उसका सिंपल सिंपल ये है कि वो मेन वर्ब बन जाए, ये तो हम लोगों को पता ही, हम लोग पढ़ भी रहे हैं और ये हम लोग जानते हैं। दूसरा काम होता है पास्ट पार्टिसिपल बनने का। पास्ट पार्टिसिपल मतलब कुछ नहीं होता, मतलब होता है एडजेक्टिव बनने का, बस। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या कर सकती है, एक मेन वर्ब बन सकती है, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव। अब हम इसी सेंटेंस पे आगे के रूल को समझते हैं। यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव हैं जिनके सही रूप लिखे हैं, आप लोग 1 मिनट के लिए उसे देख लीजिए, वीडियो रुकी हुई है। आप लोगों को समझ में आ गई होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और एडजेक्टिव लिखा है उसको, वर्ब से बनाया वाला एडजेक्टिव का सही रूप क्या होता है, हम लोग क्या सोचते हैं क्या होता है। वर्ब है सिंक, सिंक का मतलब होता है डूबना, सैंक, संक। लेकिन एडजेक्टिव जो होता है वो संकीर्ण होता है, क्या होता है, संकीर्ण। फिर श्रिंक जो होता है वो उसका मतलब होता है सुकड़ा होना, सुकड़ा हुआ, जो सुकड़न आ जाती है कपड़ों में, वो श्रैंक, श्रंक। लेकिन एडजेक्टिव का रूप संकीर्ण है। फिर स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब किसी पे मरा हुआ या हमला हो गया ऐसा, स्ट्रक, स्ट्रक, स्ट्रिकन। फिर गेट, गेट का मतलब प्राप्त होना, प्राप्त हुआ, गॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉट। लेकिन गॉट एडजेक्टिव है ना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। कभी कभी हम लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी हम लोग उसे एडजेक्टिव समझ की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म समझ लेते हैं, गेट गॉट गॉटन। ठीक है, ऐसे ही मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड, मॉल्टन, सेव, सेव्ड, सेव्ड, सेवन, प्रूव, प्रूव्ड, प्रूव्ड, प्रूवन, शेयर, शेयर्ड, शेयर्ड, शॉर्न, लोड, लोडेड, 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 रिडन। इसमें एक वर्ड नहीं लिखा शायद मेरे ख्याल से, तो वो है आपका ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एडजेक्टिव क्या हुआ, ड्रंक भी हुआ और ड्रंकिन भी हुआ। अब इसी कंसेप्ट पे हम आगे की चीज़ें और समझेंगे। क्या होता है कि एडजेक्टिव के सही रूप होते हैं, अगर हम एडजेक्टिव के सही रूप नहीं लिखेंगे तो वो वर्ब बन जाएंगे। लेकिन कभी कभी ये एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, ठीक। तो हमें भी क्लैरिफाई होना चाहिए कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है। और हमें ग्रामर में यही पढ़ना है, पार्ट ऑफ स्पीच। हमें पता होना चाहिए नाउन के क्या रूल्स हैं, नाउन के कुछ स्पेसिफाइड रूल्स। हम कंफ्यूज नहीं होना चाहिए नाउन में, प्रोनाउन में, एडजेक्टिव में, एडवर्ब में। अगर हम कंफ्यूज हो जाएंगे तो हमें ग्रामर कैसे अच्छी होगी। तो इसलिए हम लोगों को कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके एडजेक्टिव हमने नहीं सुने होते हैं, तो उन्हें पढ़ने होते हैं, जैसे शंकन है, शंकन है, स्ट्रिकन है, गोटेन है, मोल्टन है, शेवन है, प्रूवन है, शॉन है, लोडेड है, लेडेन है, ड्रंक है, ड्रंकन है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स हम लोगों को पढ़ने होते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे की सेंटेंस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या लिखा है, एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ते हैं पहले। दे फाउंड अ शंक शिप एट द बॉटम ऑफ द अटलांटिक ओशन। मैं तो सीधे सीधे इस बात का जवाब देना कि दे क्या है। हमें पहले तो पता होना चाहिए कौन सी चीज क्या है, क्या पार्ट ऑफ दी क्या है, प्रोनाउन है यानी सब्जेक्ट है ना। फाउंड क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब, मेन वर्ब। शंख क्या है, क्या शंख वर्ब है, चलो छोड़ते हैं, शंख को छोड़ते हैं अभी के लिए। आगे बढ़ते हैं, शिप क्या है, शिप ऑब्जेक्ट है। दे फाउंड अ शंख शिप, उन्होंने एक शंख शिप खोजा।
शंख मतलब कैसा है, डूबा हुआ शिप है ना। एट द, एट क्या है, प्रीपोजिशन है। बॉटम क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। ऑफ क्या है, फिर प्रीपोजिशन है। अटलांटिक ओशन क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ आई, कोई डाउट नहीं। अब इन्होंने बोला दे फाउंड अ शंकिन शिप, हमें शिप को क्वालिफाई कर रहा है ये शंख शब्द। लेकिन शंख तो वर्ब होती ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती ना कि एडजेक्टिव होती। तो इसकी एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगी, शंकिन होगी। तो यहाँ पे शंकिन शब्द आएगा। आप समझ में आई। दे क्या है सब्जेक्ट, मेन वर्ब क्या है फाउंड, शंख हमने देखा नहीं। शिप क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन, प्रोनाउन और नाउन को कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव। यहाँ क्या दे रखी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आएगी भाई, नहीं आएगी। तो यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए ना, तो एडजेक्टिव आया तो उसे शंकिन लिखेंगे, ठीक। शंख नहीं होगा यहाँ पे। फिर आगे बढ़ते हैं। द शिप हैड ऑलरेडी शंकिन व्हेन दे केम टू हेल्प। इतनी बात समझ में आई। शिप क्या है, सब्जेक्ट है। हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। संकिन क्या है, मेन वर्ब है। ऑलरेडी क्या है, वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब है। व्हेन क्या है, कंजक्शन है। दे क्या है, सब्जेक्ट है। एम क्या, सॉरी केम क्या है, वर्ब है। हेल्प क्या है, टू हेल्प। टू हेल्प यहाँ पर इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव क्या है, इन्फिनिटिव। समझ भाई। फिर से पढ़ समझते हैं। शिप क्या है, सब्जेक्ट है। हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। शंकिन क्या है, मेन वर्ब है। ऑलरेडी क्या है, एडवर्ब है। व्हेन क्या है, कंजक्शन है। दे क्या है, सब्जेक्ट है। केम क्या है, वर्ब है। टू हेल्प क्या है, इन्फिनिटिव है। तो बात क्या समझ में आई अपन को कि यहाँ पर क्या किसकी जरूरत थी अपन को, मेन वर्ब की। मेन वर्ब की जरूरत थी, पर हमने यहाँ पे क्या लिख रखा, शंकिन। लेकिन शंकिन तो हमने पढ़ा एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, शंख, ना कि शंकिन। आई बात समझ में। फिर है he lost the newly got shoes that he had gotten from his uncle। इसमें बताओ कहाँ कहाँ क्या क्या गलती है। मैं 1 मिनट का आपको पॉज दे रहा हूँ, आप लोग देखिए। चलिए बताऊं, हो सकता है आप मतलब अब तक आप लोगों ने पहचान ली होगी गलतियां कहाँ पे हैं सेंटेंस में। ही क्या है, सब्जेक्ट है। लॉस्ट क्या है, वर्ब है। न्यूली क्या है, एडवर्ब है। शूज क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव आएगा। अब देखो अगर हम सेंटेंस, हमें मीनिंग क्या, हमें अगर मीनिंग से जाना है। ही सब्जेक्ट है, लॉस्ट वर्ब है। द इसका क्वालिफाई मतलब डिटर्मिनर है। न्यूली एडवर्ब है। गॉट एडजेक्टिव है। शूज ऑब्जेक्ट है। दैट कंजक्शन है, ठीक है। हेड क्या, सॉरी ही क्या है, सब्जेक्ट है। हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। गॉटन क्या है, मेन वर्ब है। फ्रॉम क्या है, प्रपोजिशन है। अंकल क्या है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये प्रपोजिशन का एडजेक्टिव है, ठीक। पॉजेसिव एडजेक्टिव है मतलब। इतनी बात समझ में आई। ही क्या है, सब्जेक्ट क्या है। अगर ये आप पता कर लेंगे सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव क्या है, तो आपको समझ आ जाएगा कहाँ पे क्या। अब यहाँ पे मांग रहा है एडजेक्टिव, पर लिखा क्या है हमने, थर्ड फॉर्म लिखी है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे गॉटन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गॉटन। दैट ही हैड गॉटन, यहाँ पे सब्जेक्ट है। हेल्पिंग बाय, हेल्पिंग का मेन वर्ब आती है। यहाँ क्या लिखा है हमने, यहाँ हमने लिखा है एडजेक्टिव। यहाँ होना क्या चाहिए, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, गॉट। बात क्लियर है, बात समझ में आई। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होगा। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत इजी कंसेप्ट होते हैं वर्ब के कंसेप्ट 7 से 5 से 6 कंसेप्ट होते हैं। मेन वर्ब कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। कुछ बहुत हैवी कंसेप्ट होते नहीं है कि आपको बहुत सोचना पड़े। टोटल प्योर अंडरस्टैंडिंग का मतलब है आपकी रीडिंग अच्छी है, अगर आपकी इंग्लिश में कंफर्टेबल है, आप चुटकी बजा के समझ जाएंगे कि वर्ब में कहाँ एरर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले उसके सब्जेक्ट की तरफ। इट इज एन ऑलरेडी प्रूव्ड फैक्ट एंड इट वाज प्रूवन बाय जेसी बसु। अब देखो इट क्या है, सब्जेक्ट है। इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है। एंड ऑलरेडी, ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी क्या है बताइए, एडवर्ब है।
प्रूफ क्या है? क्या है पता प्रूफ क्या है? प्रूफ नहीं, लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट ऑब्जेक्ट है। फैक्ट तो ऑब्जेक्ट है ना, इस बात को तो मानते हैं। एंड क्या है? कंजक्शन है। इट क्या है? सब्जेक्ट है। वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। प्रूवन क्या है? प्रूवन क्या है ये नहीं पता, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है? ये मेन वर्ब। बाई क्या है? प्रपोजिशन है। जेसी वसु उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये प्रपोजिशन है, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। इतनी बात आई समझ में? अब हमें क्या समझना है, आगे की तरफ जाते हैं हम समझने के लिए कि भाई इट इज एन ऑलरेडी प्रूव्ड फैक्ट एंड इट वाज प्रूवन बाय जेसी बसु। यहाँ पे क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव। लेकिन आया क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें क्या चाहिए? एडजेक्टिव, यानी यहाँ पे क्या आएगा? प्रूवन। इट वाज प्रूवन बाय जेसी बसु। ये प्रूवन क्या है? एडजेक्टिव है। हमने अभी पीछे पढ़ा था, पूरी लिस्ट दी थी, वो पढ़नी है आपको, लिस्ट बनानी है। प्रूवन क्या है? एडजेक्टिव है। और लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए? वर्ब। तो वर्ब क्या है? प्रूफ। तो यहाँ पे क्या आएगी? प्रूफ्ड। आई समझ? कोई डाउट नहीं होगा। These sheared sheep belong to Mr. Verma. These sheared sheep belong to Mr. Verma. ठीक। अब यहाँ पे कौन सी वर्ब आनी चाहिए? मुझे क्या आना चाहिए? हमें पता होना चाहिए। दीज क्या है? दीज अपना एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है। शेयर्ड क्या है? शिप क्या है? सब्जेक्ट है। बिलोंग टू मिस्टर वर्मा, है ना? प्रपोजिशन और कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे दिस शेयर्ड शिप, शेयर्ड नहीं आएगा यहाँ पे, शॉन आएगा, क्योंकि शीप को क्वालिफाई करने वाला वर्ड है। शीप को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव की जरूरत होगी, ना कि वर्ब की। तो शेयर्ड क्या है? शेयर्ड वर्ब है, लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए? शॉन। क्या आना चाहिए? शॉन। बात समझ में आ गई? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीज है, किसमें क्या जरूरी है ये आपको आज बताना है। लोडेड का मतलब होता है किसी चीज से भरा हुआ, यानी फिक्स कैपेसिटी। लेडन का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, हैवी लोडेड। हमने बताया था ना, दो फॉर्म थे एडजेक्टिव के लोडेड के। एक तो एडजेक्टिव फॉर्म लोडेड भी होता है, और एक एडजेक्टिव फॉर्म जिसका लेडन होता है। ठीक है, पर कौन सा कहाँ पे क्या यूज होगा ये हमें पता होना चाहिए भाई। अब पढ़ते हैं। ही हैड अ लोडेड स्लैश लेडन गन इन हिज बैग। ठीक है, अब क्या है? ही हैड अ लोडेड गन इन हिज बैग, मतलब पूरी भरी हुई, एकदम फुल कैपेसिटी के साथ भरी है भाई। फुल कैपेसिटी की बात हो रही ना, और यहाँ पे क्या है? फिक्स कैपेसिटी की बात की गई है। गन है, फुल कैपेसिटी के बाद भरी है, बैग में रखी है, तो क्या आना चाहिए? लोडेड आना चाहिए। मीनिंग के साथ लेडन नहीं आएगा। ही इज लोडेड विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी वो जरूरत से ज्यादा हैवी लोड की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। ही इज लोडेड विद अ फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ही इज लोडेड विद कि लेडन विद, तो यहाँ पे ही इज लेडन विद आएगा। अब यहाँ पे these trees are loaded slash laden with apples, बताओ क्या आएगा? Trees are laden, क्योंकि जरूरत से ज्यादा बड़ा है, यानी कि with apples। These trees are laden with apples, भरपूर भरा है। अब यहाँ पे the truck is loaded or laden with vegetables, इस सेंटेंस में क्या आएगा? लोडेड आएगा। आप लोगों ने सोचा होगा द ट्रक इज लोडेड विद वेजिटेबल्स, भाई ट्रक भरा है, पूरा भरा है। लेकिन लेडन का डिपेंड करता है कि किस तरह का स्ट्रेस देता है और आगे क्या सेंटेंस बोला जाता है। किस बोलने वाले पे डिपेंड करता है, और बोलने वाले के हिसाब से तय होता है कि ये हैवी लोडेड की बात में सेंस में जा रहा है या फिक्स कैपेसिटी के सेंस में जा रहा है। ये कंसेप्ट बहुत ईजी है, कोई टफनेस नहीं है। सिर्फ ये दो वर्ड जो हिंदी में मैंने बताया, एक तो जरूरत से ज्यादा, एक फिक्स कैपेसिटी। ये फिक्स कैपेसिटी के लिए लोडेड, जरूरत से ज्यादा के लिए लेडन, और हैवी लोडेड के लिए लेडन। तो बात समझ आ गई? आगे बढ़े, कोई डाउट? बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा कंसेप्ट है। वर्ड में सबसे अच्छा कंसेप्ट लगता है मुझे ये। ठीक, पढ़िए। यहाँ आप जितने भी वर्ड्स देख रहे हैं, इनकी प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं होती। यानी कि कैसी प्रोग्रेसिव फॉर्म? प्रोग्रेसिव फॉर्म क्या होता है? मतलब आईएनजी नहीं होता। आप कभी नहीं लिख सकते हैं थिंकिंग, आप नहीं लिखेंगे बिलीव, कंसीडरिंग। ठीक, ओनिंग, लुकिंग। ग्रामर कहती है ये वर्ड गलत है, ये वर्ड्स नहीं होने चाहिए। अब क्यों नहीं होने चाहिए ये तो सोचना पड़ेगा, है ना? तो सबसे पहले तो हमें
पहले हमने वर्ड पढ़ी कि नो इनफॉर्म थिंक बिलीव कंसीडर हैव ओन पजेस लुक सीम अपीयर कंसिस्ट कंटेन कंप्राइज फील स्मेल टेस्ट साउंड नो रिजेंबल लाइक लव वांट एग्री हेट फॉरगिव फॉरगेट रिमेंबर डिपेंड एग्जिस्ट। ये सभी वर्ड्स हमने पढ़ी और हमें समझ में क्या आया कि ये सभी वर्ड्स में आईएनजी फॉर्म होती है। हम लोगों ने मान लिया कि फॉर्म में आईएनजी फॉर्म नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, आपको बताना है कहाँ पे क्या सही है क्या गलत है। थोड़ी देर का मैं पॉज दे रहा हूँ, आप लोग सोचिए फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने सोच लिया होगा कि कहाँ पे क्या सही है क्या गलत है। हमने पढ़ा कि भाई कंसीडरिंग जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, हमने यही तो पढ़ा कि द हिंदूज आर कंसीडरिंग द गंगा होली रिवर। कंसीडरिंग जैसा तो कोई वर्ड ही नहीं होता, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, बोलो क्या आना चाहिए। हम तो भाई कह रहे हैं कंसीडर लगा दो, पर आर के साथ तो आईएनजी फॉर्म आती, या पैसिव में हो तो कंसीडर डलती, लेकिन आईएनजी नहीं आती, तो यहाँ पे हम सिर्फ कंसीडर लगा दे रहे हैं। हम मान ले रहे हैं यहाँ पे कंसीडर है। आपको इतनी बात समझ में आई, आपको इतनी बात समझ में आई ना। अब नीचे लिखा है अवर बॉस इज कंसीडरिंग द प्रपोजल गिवन बाय योर फोर्स। इसमें बताइए क्या गड़बड़ है। हम्म? अब मैं ये बता दूं, ये सेंटेंस नो एरर है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, इसमें कंसीडरिंग सही है। पर अभी आप कह रहे थे कि अरे सर आप तो कह रहे थे कि अभी कंसीडर के साथ या इन सब वर्ड्स के साथ कोई भी वर्ड की मतलब आईएनजी फॉर्म नहीं आती, लेकिन आप तो कह रहे हैं यहाँ पे आ रही है। क्यों आ रही है, सवाल ये है कि क्यों आ रही है। तो द हिंदूज आर कंसीडरिंग द गंगा होली रिवर, इसके लिए सिंपल हम पिछली स्लाइड पे जाते हैं और मैं यहाँ लिखता हूँ नीचे, जब भी, आपको भी लिखना है कॉपी अपने नोट्स में, जब भी टाइम कंज्यूम होता है, टाइम कंज्यूम होता है, बहुत आसान वर्ड है टाइम कंज्यूम होना, यानी टाइम लगना, किसी चीज में टाइम कंज्यूम होना, तब हम इन सभी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिख सकते हैं, तब हम आईएनजी फॉर्म लिख सकते हैं। फिर पढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है द हिंदू आर कंसीडरिंग द गंगा अ होली रिवर। क्या इसमें कोई टाइम कंसीड हो रहा, इसमें कहना क्या चाह रहा है कि जो हिंदू जो लोग हैं वो गंगा को होली रिवर मानते हैं, क्या कोई टाइम कंज्यूम हुआ, नहीं हुआ। लेकिन नीचे वाले में आवर बॉस इज कंसीडरिंग द प्रपोजल गिवन बाय योर बॉस, हमारा बॉस उस प्रपोजल के बारे में सोच रहा है, यानी सोच रहा है यानी टाइम दे रहा है, कंसीडर कर रहा है, ध्यान दे रहा है ना, तो सोच विचार करने के सेंस में जा रहा है, यानी टाइम कंज्यूम कर रहा है। तो इस कंसीडरिंग द प्रपोजल गिवन बाय योर बॉस, यानी कि यहाँ पर कंसीडरिंग बिल्कुल सही है, पर यहाँ पे कंसीडर गलत है क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा और इसमें टाइम कंज्यूम हो रहा है। बात समझ में आई। फिर मोनिका इज थिंकिंग, मोनिका इज थिंकिंग दैट शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन क्लास। अब बताओ इसमें क्या गलत है, क्या थिंकिंग गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि मान रही ना मोनिका इज थिंकिंग दैट शी इज द, मोनिका मानती है या मोनिका सोचती है कि वो इस क्लास की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल है। इसमें कोई टाइम तो कंज्यूम मत हो, तो मानती है अपने आप को। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल थिंक, और वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की एस या ईएस फॉर्म प्रेजेंट टेंस में। मोनिका इज थिंकिंग अबाउट हर एलिंग ग्रैंडमदर, ठीक। मोनिका इज थिंकिंग अबाउट हर एलिंग ग्रैंडमदर, मतलब उनकी जो बीमार ग्रैंड मदर है उसके बारे में सोच विचार करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस थिंकिंग सही है, यानी इसमें टाइम कंज्यूम हो रहा है। सीधी बात ये है, 10 सेंटेंस में टाइम कंज्यूम होने लगे तो वो सभी आईएनजी फॉर्म में लिखी जा सकती है। फिर कौन है, जेफ बेजोस, जेफ बेजोस इज हैविंग 5 बंगलोज एंड 20 कार्स। इसमें बताओ क्या हैविंग सही है या गलत है, और गलत है तो क्या आएगा। तो जेफ बेजोस इज हैविंग 5 बंगलोज एंड 20 कार्स, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज, क्योंकि वर्ब
की फर्स्ट फॉर्म आएगी और सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर फॉर्म आती है, हैज 5 बंगलोज एंड 20 का इज हैविंग इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसके पास ये है, वो टाइम कंज्यूम नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई टाइम कंज्यूम नहीं कर रहा है, इसलिए आईएनजी फॉर्म की जरूरत भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे और एग्जाम्पल ऐसे ही हैं। आई एम हैविंग डिनर, आई एम हैविंग डिनर सो प्लीज कॉल मी लेटर। किसमें क्या गलत है क्या नहीं है बताओ, क्या हैविंग सही है या गलत है? तो ये सेंटेंस क्या है, नो एरर है। क्यों है नो एरर? क्योंकि यहाँ हैव का मीनिंग ईट या टेक निकल रहा है, मतलब कुछ खाने के लिए निकल रहा है, कुछ खाने के रस में निकल रहा है, और जब भाई खाना खाएंगे तो उसमें तो टाइम कंज्यूम हो रहा है, जाहिर सी बात है। आई एम हैविंग डिनर मतलब मैं अभी खाना खा रहा हूँ, सो प्लीज कॉल मी लेटर, तो थोड़ी देर में मुझे फोन कर लेना। यहाँ पर ये चीज सही है ना कि गलत है, ठीक है, ये चीज बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हैविंग यहाँ पर एकदम सही काम है। फिर है दिस केक इज टेस्टिंग वेरी बैड सो यू शुड नॉट ईट इट। इसमें क्या सही है? दिस केक इज टेस्टिंग वेरी बैड सो शुड, अब टेस्ट किया हमने तो क्या इसमें टाइम कंज्यूम हुआ? यहाँ टेस्ट वर्ब एक स्टेट बता रहा है कि भाई बस इसमें स्वाद नहीं है, इसमें स्वाद की कमी है, एक स्टेट बता रहा है किसी चीज की, तो टाइम तो कोई कंज्यूम करनी है, सिर्फ स्टेट बता दिया, स्टेट बता दिया तो यहाँ पे इस टेस्टिंग की जगह पे क्या आना चाहिए? इस टेस्टिंग की जगह पे क्या आना चाहिए? टेस्ट, बस। दिस फ्लावर इज स्मेलिंग रियली ग्रेट, अब बताओ इसमें क्या आना चाहिए? यहाँ क्या है? यहाँ इज स्मेलिंग की जगह पे क्या आना चाहिए ना, स्मेल्स आना चाहिए। क्यों आना चाहिए स्मेल्स? जरा दिमाग से सोचें, अगर दिमाग लगाएं कि राहुल इज स्मेलिंग ऑल द फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन, राहुल गया और सारे गार्डन के पौधों को स्मेल किया, तो यहाँ स्मेल क्या, नहीं सॉरी, राहुल इज स्मेलिंग ऑल द फ्लावर दिस गार्डन, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ स्मेल वर्ब एक स्टेट बता रहा है, इसमें कोई टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी। बात समझ में आई? सिंपल, राहुल स्मेल्स ऑल द फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन, बस। आगे बढ़े, फिर है आई हैव बीन नोइंग मिस्टर शर्मा फॉर लास्ट 5 years, आई हैव बीन नोइंग मिस्टर शर्मा फॉर लास्ट ईयर्स, ये बहुत अलग कंसेप्ट है, इन्हें भी हम समझते हैं। यहाँ पे हैव बीन नोइंग की जगह पर हैव तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो तो हेल्पिंग वर्ब है। बीन और नोइंग की जगह पर क्या आएगा? नोन आएगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों नोन आएगा? क्योंकि यहाँ पर नो वर्ब एक स्टेट बता रही है, इसमें कोई टाइम तो कंज्यूम हो नहीं रहा, और किसी को जानने में टाइम नहीं लगता, मतलब है कि आई हैव नो, मतलब आई हैव बीन नोइंग मिस्टर शर्मा फॉर लास्ट ईयर नहीं आएगा, आई हैव नोन मिस्टर शर्मा फॉर लास्ट ईयर मतलब मैं मिस्टर शर्मा को 5 साल से जान रहा हूँ, पिछले 5 साल से जान रहा हूँ, यही कहना चाह रहे हैं ना, तो ठीक, ये बात समझ आई। हैविंग अ लॉट ऑफ मनी डज नॉट गारंटी हैप्पीनेस, बताइए इसमें क्या हैविंग गलत है? अब कई लोगों ने कहा होगा सर गलत है, सर गलत है, क्योंकि ये वर्ब है, लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये क्या है? जीरन। जीरन क्या होता है? ये एक नाउन की तरह काम करता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये कैसी फॉर्म होती है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म कभी कभी सब्जेक्ट बनती है, नाउन बनती है, तो वो वैलिड होती है, इसलिए यहाँ पर हैविंग अ लॉट ऑफ मनी सही है और कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये क्या चीज है? ये सेंटेंस नो एरर है। जीरन क्या होता है हम आगे जानेंगे, एडवांस वर्ब का जब चैप्टर आएगा तो ये सारे कंसेप्ट भी क्लियर कर दूंगा कि एडवांस वर्ब कैसे काम करती है, क्या क्या होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, जीरन, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव के क्या क्या काम होते हैं, हम ये सब बता देंगे। फिर लविंग पेट एनिमल्स हैज बीन रमेश हॉबी सिंस चाइल्डहुड, क्या इसमें कोई दिक्कत है? तो तुम कहोगे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लविंग जीरन बन रहा है, और जीरन कैसा बनता है? सब्जेक्ट की तरह काम करता है, और जब ये सब्जेक्ट है तो हम इसे लविंग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। इसी तरह हीटिंग यहाँ पर जीरन की तरह काम कर रहा है, और ये सेंटेंस भी नो है। अगर स्टेटिव वर्ब को जीरन बनाकर यूज किया जाए तो आईएनजी फॉर्म पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे लिख दो नोट। अगर स्टेटिव वर्ब को स्टेटिव वर्ब को जीरंड बनाकर यूज करें तो आईएनजी फॉर्म पॉसिबल है। बात समझ आई? जीरंड का काम नाउन बनने का होता है, इसलिए वो पॉसिबल हो जाता है, ठीक, पर एज अ वर्ब काउंट नहीं करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक ये नया रूल है, नया तो नहीं मतलब रूल तो है, रूल जैसा कुछ रूल है नहीं इसमें,
बस जबरदस्ती का रूल बनाया कि डोंट यूज एज आफ्टर दिस, इन दिस के मतलब मेक एज, चूज एज, ये सब नहीं आता। क्यों नहीं आता? अब ये आप हमें बताओ कि क्यों नहीं आता। तो यहाँ पे ये सेंटेंस लिखे हैं, आप गैस करिए कि कहाँ पे क्या गलत है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा अपने अपने दिमाग से। पहले तो बताओ दे क्या है, हमने अभी तक समझाया ना। दे सब्जेक्ट, नेम क्या है, वर्ब है। देयर क्या है, प्रपोजिशनल एडजेक्टिव है। सन क्या है, ऑब्जेक्ट है। एज, और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इस सेंस में मीनिंग, ये पूरा मीनिंग बेस है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको मीनिंग से हटके रखना। दे नेम देयर सन एज सोहन, कि दे नेम देयर सन सोहन मतलब उन्होंने अपने बेटे का नाम सोहन जैसा रखा। एस का मतलब जैसा, जैसा। एस का हिंदी मीनिंग क्या होता है, जैसा रखा या जैसा है, जैसा वैसा, ऐसे सेंस में आता है। तो दे नेम देयर सन, उन्होंने अपने बेटे का नाम सोहन जैसा रखा, कि सोहन रखा। सोहन रखा हुआ कि सोहन की जैसा रखा, ये तो कोई सेंस ही नहीं है। तो यहाँ पे एज नहीं आएगा, क्योंकि दे नेम देयर सन सोहन, उन्होंने अपने बेटे का नाम सोहन रखा। ये सेंटेंस बुलवाना चाहता है, पर एज के हिसाब से उन्होंने अपने बेटे का नाम सोहन जैसा रखा। अब अगले में बढ़े। ऑल द मेंबर्स इलेक्टेड मिस्टर वर्मा एज देयर प्रेसिडेंट। तो क्या सिस्टम है, ऑल द मेंबर्स इलेक्टेड मिस्टर वर्मा एज देयर प्रेसिडेंट या मिस्टर वर्मा देयर प्रेसिडेंट? ऑल द मेंबर्स इलेक्टेड, सभी मेंबर्स ने इलेक्टेड किया मिस्टर वर्मा को उनके प्रेसिडेंट जैसा। कि मिस्टर वर्मा को प्रेसिडेंट बनाया कि प्रेसिडेंट जैसा बनाया? प्रेसिडेंट बनाया होगा ना, कि प्रेसिडेंट के जैसा बनाया नहीं ना, प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे एज नहीं आएगा। हिज फादर मेड हिम एज मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, हिज फादर मेड हिम, उसके पिता ने उसे मैन ऑफ प्रिंसिपल जैसा बनाया। कि मैन ऑफ प्रिंसिपल्स बनाया, भाई मैन ऑफ प्रिंसिपल्स बनाओगे ना, कि मैन ऑफ प्रिंसिपल जैसा, कैसा बनाओगे? सिद्धांत जैसा कैसे कोई बना सकता, नहीं बना पाओगे ना। तो ये, इसके लॉजिक कुछ नहीं है, इसके लॉजिक ये है कि बात कैसे कहना चाहते हैं हम, किस कंटेक्स्ट में, किस सेंटेंस के हिसाब से बात करना चाहते हैं, ये बताता है वो, कि एस का प्रयोग कहाँ होना है, कहाँ नहीं होना है। अब आगे बढ़े तो आगे है आई गेव हिम अ बुक। क्या है, आई गेव हिम अ बुक। उससे पहले मैं एक सेंटेंस और लिख देता हूँ, पीछे लिख देता हूँ, उसमें आपको बताना है। ही he thinks as fools and always always tries to demoralize other। बताना है इसमें आपको कि कहाँ क्या गलती है और कहाँ क्या गलती नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई गेव हिम अ बुक, सिंपल और बहुत इजी चीज़ है कि हमें किस तरीके से सेंटेंस उठाने हैं। आई गेव हिम अ बुक में आई क्या है, गिव। आपको सिर्फ इसमें वर्ब पहचानना है, मुझे बताना है कि वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। आई गेव हिम अ बुक में ये क्या है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है? मेन वर्ब है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। शी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, आस्क्ड कैसी वर्ब है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की। नेम कैसी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इलेक्टेड कैसी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मिस्टर शर्मा एज देयर प्रेसिडेंट अगर लगा दूं तो यहाँ पे ये गलत है। एज कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है। एज का अपना है, एज से कंपैरिजन होता है, जबकि इन वर्ब से एक ही पर्सन के बारे में कुछ बताया जाता है। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एज से क्या हम लोग कंपैरिजन का काम करते हैं, एज का काम कंपेयर करना होता है, लेकिन एक ही सेंटेंस के बारे में बताया जाता है। सब जनरली स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसके बारे में लिख लो आप। जनरली स्ट्रक्चर कैसा होगा, वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करेगा। ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट यानी ऑब्जेक्ट के बारे में कोई बात बताएगा, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, इतना ही काम होता है। मैं बहुत खूब सारी वर्ब की अपनी आपके में बहुत सारी पीडीएफ लगा दूंगा, मैं एक पीडीएफ लगा दूंगा जिसमें बहुत सारी वर्ब्स लिखे होंगे, तो आपको बस वो वर्ब्स पढ़ने होंगे। हमें उसमें पढ़ना है, ही फ्रिक्वेंटली कम्स हियर एंड रीड्स न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। बताओ इसमें क्या गलत है, कुछ गलत नजर आ रहा है? कुछ गलत नजर नहीं है, नो एरर है।
पर मैं यहाँ पे केम लगा दूँ, आपके हिसाब से आप लोग कहते हैं केम लगा देता हूँ, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म रेड आएगी। क्या ये सही है या गलत है? अगर मैं यहाँ पे का केम लगा दूँ और रेड रेड लगा दूँ तो क्या ये यहाँ पे सही है? मेरा सवाल ये है कि सिर्फ आप इतना बताइए कि क्या यहाँ पे ये वर्ब सही है? नहीं है। पूछो क्यों नहीं है? सवाल ये है कि ये वर्ब इस सेंटेंस को प्रेजेंट में रखने के लिए कह रहा है। फ्रीक्वेंटली मतलब अक्सर शब्द के बारे में बात हो रही है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें टेंस के बारे में बताते हैं। फ्रीक्वेंटली आएगा तो पास्ट में कैसे आएगा? प्रेजेंट में जाएगा, प्रेजेंट में जाएगा तो कम्स और रीड्स यहाँ पे सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही हैज एंड विल हेल्प अस अगेन, सो यू शुड नॉट वरी। ये है, यहाँ पे हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है कि नहीं आती? आप तो ये बताओ। और विल क्या है? मोडाल। हम मोडाल आगे पढ़ेंगे, अगला चैप्टर मोडाल ही है, कल का लेक्चर मोडाल्स पे ही होगा। ठीक है, और मोडाल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है जो कि आई है, हेल्प। ठीक है, इसलिए हैज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म आएगी तो हेल्प का यूज करेंगे। यहाँ पे किसका यूज करेंगे? हेल्प का यूज करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? ही हैज। ही हैज। हमें क्या करना है, हमें कंबाइन करने की आदत होती है, हम लोग को रिपीटेड होने से बचाते हैं, चाहे वर्ब हो सब्जेक्ट हो, उन सब चीज़ों को रिपीटिशन रोकते हैं। तो यही होता है कि हम लोगों को बस रिपीटिशन रोकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग कभी कभी कंबाइन कर देते हैं वर्ब को, जैसे हैज़ और विल। अब ये हैज़ और विल को कंबाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पे हेल्प चाहिए, हैज़ के हिसाब से हेल्प चाहिए और विल के हिसाब से हेल्प चाहिए। तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही हैज़ हेल्प्ड। यहाँ पर हेल्प आ जाएगा, यहाँ पर एक वर्ब अलग से जोड़नी पड़ेगी आपको। ये हम लोगों की मजबूरी है, हम लोग जोड़ना नहीं चाहते, जितना ज्यादा कॉमन हो सकता है करेंगे, पर कॉमन के चक्कर में मीनिंग नहीं बदलेगा। ठीक है, फिर अगले सेंटेंस की तरफ। द बिगन्स सिंगिंग अ सॉन्ग एज सून एज ही एंटर द क्लास। बिगन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती। ये तो नॉर्मल बात है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आ सकती। ठीक, और फिर एज सून ऐसे सिमिली बनी हुई, सिमिली मतलब एक तरीके का कंपैरिजन बना हुआ है जो कि कंजक्शन का काम कर रही है। और क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में है, मतलब ये जो सेकंड क्लॉज है एज सून एज के बाद ही एंटर द क्लास, ये एंटर वाला शब्द पास्ट में दिख रहा है। तो जैसे ही आता है, अगर ये सेकंड क्लॉज पास्ट में तो फर्स्ट क्लॉज पास्ट में होगी, तभी आएगी सेकंड क्लॉज पास्ट में, वरना नहीं आएगी। ऐसा भी नहीं है हमेशा, लेकिन जब वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो हमें पता होगा कि जब ये वाली पास्ट में होती है तभी सेकंड क्लॉज पास्ट में जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लॉज को भी पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। आप फास्ट इंडेफिनिट देखो, दो चीजों पे इशारा कर रही है बिगन। एक तो भाई बिगन कभी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आती, दूसरी बात यहाँ से ये अगर पास्ट में तो ये भी पास्ट में होनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा? बिगन। इतनी बात समझ आई। हो सकता है हम पास्ट बनाने के लिए सिलेक्ट दिया हेड, हेड बिगन, ऐसा भी कर सकते हैं। पर हेड बिगन ना करके हम बिगन करेंगे, क्योंकि ये पास्ट में तो ये भी पास्ट में ही जाएगा। ठीक, फिर है आई एम वॉचिंग एंड एम एंजॉइंग द मूवी। यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है बताओ? यहाँ पे ये वाला एम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोनों क्लॉज में एम हेल्पिंग वर्ब बन रही है, इसलिए इसे कॉमन कर लेंगे। हमने कहा ना, वर्ब को जितना ज्यादा कॉमन कर सकते हैं। देखो आई एम, ये वाला एम जो है वॉचिंग के लिए भी एप्लीकेबल है, एंजॉइंग के लिए भी। तो हम यहाँ पे ये वाला एम लगा के एक्स्ट्रा काम क्यों करें? क्योंकि आई के साथ तो सब्जेक्ट है, सॉरी आई सब्जेक्ट के साथ तो एम ही हेल्पिंग वर्ब आती है ना। हम जब टेंस पढ़ेंगे तो उसमें हम यही तो पढ़ेंगे कि आई के साथ एम आती है और एम के साथ वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म आती है। तो आईएनजी फॉर्म तो दोनों आ गई। अब ये वाला एम हम कॉमन कर दिया सी एम के साथ, क्योंकि एक और सब्जेक्ट है नहीं। अगर दो सब्जेक्ट होते तो उसके हिसाब से हम चेंज कर देते कि आई एम वॉचिंग एंड शी इज एंजॉइंग द मूवी। तो ऐसा तो पॉसिबल। ठीक, सब्जेक्ट होते दो तो फिर हम लोग उसे अलग अलग करते, लेकिन सब्जेक्ट दो नहीं है, इसलिए कॉमन कर दिया, एक ही वर्ड में काम कर दिया। अब लिखा है आई एम वेल एंड एम रेस्टिंग एट माई होम। इसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं बताओ? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सेंटेंस नो एरर है। और क्यों नो एरर है मैं बताता हूँ। फर्स्ट क्लोज में एम क्या है? लिंकिंग वर्ब है। आई एम वेल, मैं ठीक हूँ। लिंकिंग वर्ब जो कोई एक्शन नहीं कर रही, वो लिंकिंग वर्ब है। एंड एम रेस्टिंग एट माई होम, और मैं घर पे हूँ, आराम कर रहा हूँ। ये वाला एम यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, ये वाला हेल्पिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब मैं बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। लिंकिंग वर्ब का काम सिर्फ इंट्रोडक्शन टाइप का होना होता है, यानी कोई एक्शन नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब किसी वर्ब के आगे आती है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के आगे आके उसके एक्शन को बताती है कि वो किस टेंस में हो रहा है, किस काल में, किस समय, किस टाइम पीरियड में हो रहा है। ठीक है, ये नो एरर है ना। तो आई एम वेल, यहाँ पे एम लिंकिंग वर्ब है, लेकिन एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे दोनों सही है, ना कि गलत है। बात समझ में आई? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ही नोज दैट द टीचर विल बी पनिश्ड हिम। यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है ये बताइए? तो यहाँ पे विल बी पनिश्ड गलत होगा। ये बी पनिश्ड जो है
ये गलत होगा। सबसे पहली बात, विल के साथ पनिश आता है, ठीक। बी पनिश किया, पनिश तो उसको करेंगे क्योंकि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा है। वॉइस वॉइस जब पढ़ेंगे आप तो ये क्लियर हो जाएगा कि एक्टिव वॉइस में है। और क्योंकि टीचर को कोई पनिश नहीं करेगा, टीचर खुद किसी को पनिश करेगा। अगर हम यहाँ पे विल बी पनिश्ड हिम, ही नोज दैट द टीचर विल बी पनिश्ड। अगर ये पहले तो पैसिव वॉइस में होता तो यहाँ पे एक बाई शब्द होता, और चलो हम यहाँ पे बाई लगा देते तो ये सेंटेंस बड़ा एप्लीकेबल नहीं होता सेंटेंस के हिसाब से। ही नोज दैट द टीचर, हम उस टीचर को जानते हैं जो उसके द्वारा सजा पाया। टीचर सजा पाया, टीचर तो सजा देगा, टीचर सजा देगा तो टीचर सब्जेक्ट है। विल क्या है? विल हेल्पिंग वर्ब है, यानी मोडाल है। मोडाल के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ गई? नोज क्या है? नोज अपनी लिंकिंग वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, ठीक है, मतलब सॉरी मेन वर्ब है। ही नोज दैट द टीचर, ये कंजक्शन है जो क्लॉज को जोड़ रहा है, इन दो क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ये आपकी वर्ब का चैप्टर का कंप्लीट पूरा सिस्टमेटिक वे में था। बहुत रूल नहीं है, जनरली आपके पास कितने रूल्स हैं मैं बता देता हूँ, 5 या 6। एक तो कंफ्यूजिंग वर्ब के 5 हैं, कंफ्यूजिंग वर्ब के हैं। दूसरा कंसेप्ट था अपना जिसकी वर्ब की बेस फॉर्म, टू थर्ड फॉर्म सब सेम है। फिर एडजेक्टिव के सही रूप वाला है, ठीक। उसके बाद अपना स्टेटिव वर्ब का है कंसेप्ट, स्टेटिव वर्ब का कंसेप्ट है। उसके बाद अपना कंसेप्ट है कौन सा? एज वाला, कि किन वर्ब के साथ मेक चूज इलेक्ट के साथ एज का प्रयोग नहीं करते, मेक चूज। अब ये याद कैसे होंगे? तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे जितना ज़्यादा रिपीट करेंगे। ये 5 ही कंसेप्ट हैं वर्ब के मेन, जिसपे मेनली आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस 90% क्वेश्चन इस पे बनते हैं, और 10% आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर पे बनते हैं वर्ब से। कि आपको पता होना चाहिए कि किस वर्ब के बाद, मान लो हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है ना, हेड के बाद कौन सी आती, वॉस के बाद कौन सी आती, इज एम आर के बाद कौन सी आती, एक्टिव में कौन सी आती, हैव के बाद, हेड के बाद बीन कब आती, बी आई एन बीन कब आती। तो ये आपको पता है, 10% आपके एरर पे बनती है, ये आपके टेंस में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपको लगता है कुछ गलत है, कुछ कमी है, हम मेरे जितने भी लेक्चर हैं आधे घंटे 1 घंटे के होते हैं, कोई बड़े लेक्चर मैं रखता नहीं हूँ, और मैं कोई एक्स्ट्रा बातें करता नहीं हूँ। बीच में जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं पढ़ाते ही जाता हूँ, तो कोई भी एक्स्ट्रा बात होती नहीं है पूरे सेंटेंस में। जितनी बात होती है वो बात सिर्फ इतनी है कि हम आपको पढ़ाते हैं, एंड में मैं कहता हूँ, एंड में आप लोग समझते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा बातें नहीं होती, ठीक है। तो आज का चैप्टर यहीं पे खत्म करते हैं। इसी के साथ आपका मेन वर्क खत्म होगा, और कल हम मोडाल शुरू करेंगे, मोडाल्स के बारे में शुरू करेंगे, और मोडाल्स भी 1 या 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम पर आपको मैं वर्ब की पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से आप वर्ब पढ़ सकते हो सारी, ठीक। थैंक यू।